नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज जनमत में जिस पहली खबर का जिक्र हम करने वाले हैं, उस खबर में भारत की चमक और धमक दोनों छिपी हुई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच भारत की ताकत का डंका बज रहा है। जापान से लेकर चीन तक उनकी यात्रा केवल औपचारिक नहीं है, बल्कि ये भारत की बढ़ती हुई शक्ति और आत्मनिर्भर कूटनीति का बड़ा प्रतीक है। जापान में तकनीक और रणनीति की नई साझेदारी और अब चीन के तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत की निर्णायक उपस्थिति, ये सब अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच भारत के आत्मविश्वास को, भारत के सकारात्मक विश्वास को दिखाता है। आज हम आपको बताएंगे कि गलवान और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस यात्रा का महत्व क्या है, ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के बीच मोदी का संदेश क्या है, एससीओ में भारत की भूमिका कितनी बदल चुकी है, और आखिरकार जब रूस, चीन और भारत एक ही मंच पर होंगे तो दुनिया का शक्ति संतुलन किस ओर जाएगा। दिल्ली से टोक्यो और टोक्यो से बीजिंग तक भारत की कूटनीति का ताजा नक्शा दुनिया की सियासत को बदलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की यात्रा की है और यह यात्रा महज एक औपचारिक दौरा नहीं था, बल्कि बदलती एशियाई राजनीति और भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत की गवाह बनी। जापान, जो एशिया का सबसे मजबूत, ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं में से एक जिसकी अर्थव्यवस्था मानी जाती हो, वहां पर भारतीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति भारत और जापान के रिश्ते को नए मुकाम पर ले जा रही है। वही जापान जो क्वाड का अहम हिस्सा है और क्वाड को भारत अपनी सुरक्षा और रणनीतिक मजबूती का आधार मानता है। लेकिन कहानी सिर्फ यहां तक नहीं रुकती है। अगले ही कदम पर प्रधानमंत्री चीन की धरती पर उतरते हैं, जहां एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का शिखर सम्मेलन होना है, शंघाई सहयोग संगठन। एससीओ यानी रूस, चीन, भारत और मध्य एशिया की ताकतों का मंच, जिसे कभी सिर्फ चीन और रूस का ही आधिपत्य माना जाता था, इलाका माना जाता था, लेकिन 2017 में भारत के स्थायी सदस्य बनने के बाद यह पूरी तस्वीर बदलती चली गई। याद होगा आपको, यही वो वक्त था जब पाकिस्तान भी सदस्य बना। यानी 2017 में न केवल भारत की स्थायी सदस्यता पूर्ण हुई, बल्कि पाकिस्तान भी इसी साल यानी 2017 में ही एससीओ का सदस्य बना। लेकिन भारत ने इस मंच पर अपनी पहचान हमेशा मजबूती के साथ रखी। अब जरा सोचिए 2020 का गलवान, जब चीन ने भारत की सरहद पर धोखा दिया, लेकिन मोदी सरकार के संकल्प और भारतीय सेना के अदम्य साहस ने चीन को भी कड़ा संदेश दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने साफ कर दिया कि अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं, बल्कि आक्रामक और निर्णायक रणनीति भारत की पहचान है। इधर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वॉर भारत पर थोपने की कोशिश है। 50% टैरिफ के जरिए ट्रंप ने सोचा कि भारत दबाव में आ जाएगा, लेकिन परिणाम बिल्कुल उल्टा हुआ, जो ट्रंप ने सोचा भी नहीं था। भारत और तेजी के साथ उभरा, भारत पर असर मामूली पड़ा और अमेरिका की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चोटिल हो गई। यही भारत की आत्मनिर्भरता और कूटनीति की सबसे बड़ी जीत है। आज तस्वीर यह है कि भारत क्वाड में, भारत ब्रिक्स में, भारत एससीओ में, यानी पश्चिम और पूरब दोनों ध्रुवों पर भारत की बराबर हिस्सेदारी है, और यही असली गेम चेंजर भी है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि जब रूस, चीन और भारत यानी तीन महाशक्तियां जब एक मंच पर हो,
तो अमेरिका अपनी आर्थिक नीतियों से दूसरी तरफ जूझ रहा हो, तो ये जब तस्वीर आएगी उसका कितना बड़ा प्रभाव होगा। तो अमेरिका अपनी आर्थिक नीतियों से जूझ रहा है, यूरोप आंतरिक संकटों में उलझा हुआ है, और तब क्या दुनिया का नया पावर सेंटर भारत के नेतृत्व में एशिया में बनने जा रहा है। भारत अब केवल दर्शक नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति का निर्णायक खिलाड़ी है, क्योंकि भारत विजनरी है। जापान यात्रा हो, चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन हो, और उधर अमेरिका की टैरिफ नीति, ये तीनों घटनाएं भारत की नई रणनीतिक शक्ति का नया आईना है। भारत अब वैश्विक राजनीति में सिर्फ एक भागीदार नहीं रहा है, बल्कि निर्णायक शक्ति के रूप में उभर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं यही संदेश देती हैं कि भारत किसी दबाव में नहीं आने वाला, चाहे डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियां हो या फिर पश्चिम की आलोचना हो। भारत अब अपनी राह खुद तय करता है। यही आत्मनिर्भर और मजबूत विदेश नीति की पहचान है, क्योंकि 2014 से लेकर 2025 तक सबसे ज्यादा जो परिवर्तन देखने को मिला है वो भारत की विदेश नीति में। भारत विदेश नीति में जब बदलाव लाया, जब विदेश नीति में आक्रामकता लाया, तो आज की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। टोक्यो में आयोजित 15वीं भारत जापान शिखर वार्ता जब हुई, तो भारत की विदेश नीति का उसमें अहम रोल रहा, और एक अहम पड़ाव पर भी यह आ गई। प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री शिगेरो इशिबा से मुलाकात की और अहम समझौते किए। मोदी ने बुलेट ट्रेन फैक्ट्री का दौरा भी किया, जहां अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल के लिए ट्रेन तैयार हो रही है। इंडिया जापान बिजनेस फोरम में मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि जापान की तकनीक और भारत की प्रतिभा, ये दोनों मिलकर 21वीं सदी की तकनीक क्रांति का नेतृत्व कर सकती है। संकेत साफ है, एशिया का भविष्य भारत जापान की साझेदारी से ही तय होगा, और ये अपने आप में बेहद निर्णायक होगा। अब इसके बाद बारी आती है एससीओ समिट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 सालों के बाद चीन की यात्रा पर पहुंचे। तियानजिन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे, और इस दौरान उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी होगी, और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी तय है। ये दौरा ये बता रहा है कि वैश्विक दबावों के बीच भारत अपनी स्वतंत्र भूमिका निभाना चाहता है, और किसी खेमे का पिछलग्गू नहीं बनने वाला। साल 2020 की गलवान घाटी की झड़प ने भारत चीन संबंधों को गहरे तनाव में डाल दिया था। इसके बाद भारत ने सीमा पर मजबूत सैन्य उपस्थिति दर्ज कराई, और फिर बारी आई ऑपरेशन सिंदूर में। भारत ने जब अपना दबदबा दिखाया, दुश्मन को सख्त संदेश दिया, तो अब ये तय हो गया है, भारत की नई तस्वीर रक्षात्मक नहीं, निर्णायक रणनीति है। तो एससीओ समिट में भारत की उपस्थिति और बदले हालात, गलवान के बाद ऑपरेशन सिंदूर तक बहुत बदल गया है भारत, और ऐसे हालात में मोदी का चीन दौरा क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि भारत संवाद के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी हाल में भारत समझौते पर नहीं झुकेगा, अपनी शर्तों पर आगे चलेगा, किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगाया। उद्देश्य यह था कि भारत दबाव में आए, लेकिन भारत ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी। साझेदारी स्वीकार है, लेकिन दबाव नहीं। एससीओ और आरआईसी यानी रूस, भारत और चीन, रूस, इंडिया, चाइना, ये जो मंच हैं, ऐसे मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश स्पष्ट है, साफ है कि भारत अब बराबरी के दर्जे पर ही बातचीत करेगा। अब ऐसे में एससीओ समिट में क्योंकि भारत अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, तो एससीओ के बारे में, ये शंघाई जो सहयोग संगठन है, ये है क्या, ये आपको बता देते हैं। भारत की सदस्यता और पाकिस्तान का प्रवेश कैसे हुआ? एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक अहम क्षेत्रीय संगठन है, जिसका फोकस सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग,
ऊर्जा अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक साझेदारी पर है। साल 2017 में भारत और पाकिस्तान स्थायी सदस्य बने। आज एससीओ देश में दुनिया की 40% आबादी और लगभग 25% वैश्विक जीडीपी में शामिल है। भारत के लिए यह मंच क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक शक्ति संतुलन में अपनी भूमिका मजबूत करने का सुनहरा अवसर है। 2017 से अब तक भारत की भूमिका को अगर देखा जाए तो 2017 से अब तक भारत ने एससीओ में लगातार अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत ने आतंकवाद का मुद्दा हर मंच पर उठाया, ताकत के साथ उठाया और पाकिस्तान को सामने से घेरा। ऊर्जा, सुरक्षा, तकनीकी निवेश और व्यापार की अगर बात की जाए तो भारत ने इसमें नई पहलें की है। 2025 तक भारत एससीओ का सबसे सक्रिय और प्रभावी सदस्य बन चुका है। तो ये तो हाल एससीओ का है, जहां पर भारत की धमक और चमक लगातार नजर आ रही है। लेकिन क्योंकि एससीओ ही नहीं बल्कि ब्रिक्स और क्वाड में भी भारत की चमक है, तो नई कूटनीतिक तस्वीर जो सामने आई है उसने भारत को हर मंचों पर सक्रिय किया है। ब्रिक्स की अगर बात की जाए यानी भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका हो, या फिर क्वाड की बात हो यानी भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, भारत की भूमिका बराबरी की रही है। एससीओ हो, ब्रिक्स हो या क्वाड हो, इन तीनों ही मंचों में सक्रिय उपस्थिति भारत को वैश्विक रणनीति का केंद्र बना चुकी है। अब क्योंकि रूस, चीन और भारत दुनिया की ये तीन महाशक्तियां आपस में मिलने वाली हैं, एक मंच पर नजर आएंगी, तो एससीओ शिखर सम्मेलन में इसके क्या मायने हैं और ये क्यों ऐतिहासिक है, जब पहली बार मोदी, पुतिन और जिनपिंग एक ही मंच पर दिखाई देंगे। अमेरिका और पश्चिमी गठबंधनों के लिए ये बड़ा संदेश है कि अब वैश्विक शक्ति संतुलन एशिया की तरफ खिसक रहा है। भारत इसमें निर्णायक शक्ति के रूप में उभर रहा है। वहीं एससीओ की ताकत की अगर बात की जाए तो एससीओ की ताकत अगर आंकड़ों से भी समझने की कोशिश की जाए तो आंकड़े भी बहुत ही आसानी से इसको क्लियर करेंगे, क्योंकि ये संगठन दुनिया की लगभग 40% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और इसकी जीडीपी वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 25% है। ऊर्जा, व्यापार और निवेश में इस मंच की अपार संभावनाएं हैं। भारत के जुड़ने के बाद इस संगठन की मजबूती और ज्यादा बढ़ गई है। अब भारत केवल सदस्य नहीं है बल्कि निर्णय निर्माता बन चुका है। आतंकवाद, ऊर्जा, सुरक्षा और आर्थिक विकास जैसे हर अहम मुद्दे पर भारत की आवाज निर्णायक मानी जाती है। एससीओ, ब्रिक्स और क्वाड, ये त्रिस्तरीय मॉडल भारत की कूटनीति को अभूतपूर्व शक्ति देता है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्राएं और भारत की विदेश नीति इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी दबाव में नहीं आने वाला। भारत अपनी राह खुद तय कर रहा है और वैश्विक राजनीति में भूमिका भी निभा रहा है। दुनिया के लिए संदेश साफ है कि भारत अब वैश्विक फैसलों का केंद्र बन चुका है, शक्ति संतुलन का नया ध्रुव बन चुका है। अब क्योंकि भारत नया शक्ति ध्रुव बन रहा है, भारत आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की ताकत के साथ चमक रहा है, तो देखिए इसी आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की एक ताकत और उसकी एक नींव आज फिर रखी गई है रक्षा क्षेत्र में। खास तौर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा स्थित डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग निर्माण कंपनी का आज दौरा किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा मंत्री से जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की राह पर निकल पड़ा है उत्तर प्रदेश। उन्होंने विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर और वृंदावन में बन रहे कॉरिडोर का उल्लेख किया। कहा कि उत्तर प्रदेश को देश के 2 उभरते रक्षा उत्पादन केंद्रों में शामिल किया गया है। रक्षा उपकरण और ड्रोन निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया है और इस दौरान कंपनी द्वारा विकसित ड्रोन उड़ाकर भी दिखाए गए, जिनमें पेलोड ड्रॉप ड्रोन, स्वर्ण ड्रोन और सटीक निर्देशित मिसाइल ड्रोन शामिल थे। रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने तकनीक और उत्पादन प्रक्रियाओं का अवलोकन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर युग ने हमें नई चुनौतियों और तकनीकी प्रारूपों से परिचित कराया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी उदाहरण दिया और कहा कि इस अभियान में इस ड्रोन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस इकाई से होने वाले परीक्षण और उत्पादन से भारत को अब अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। देश का डेटा सुरक्षित रहेगा और हमारी रक्षा प्रणाली भी अधिक सक्षम होगी। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश और भारत पूरे देश में डिफेंस और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की उपस्थिति, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, आप भी सुनिए। चाहे इंजन टेस्ट बेड हो, चाहे मेटल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो, चाहे 2800 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने वाले जो फर्नेसेस हों, एडवांस कंपोजिट पॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर हो, पेलोड ड्रॉप ड्रोन्स हों, स्वार्म ड्रोन्स हों और प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ड्रोन्स हों, ये सभी स्टेट ऑफ द आर्ट तथा बड़े उन्नत किस्म के रिलायबल इक्विपमेंट हैं जो भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी को और भी इनहांस करेंगे, बढ़ाएंगे, मेरा पक्का विश्वास है। ये सारी चीजें देखकर मुझे इस संस्थान का जो ध्येय वाक्य है, प्रत्यक्षम। आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, जिन्होंने देश की वर्तमान की चुनौती को ध्यान में रखते हुए देश के अंदर दो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के जो दो नए केंद्र उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक उत्तर प्रदेश को दिया है और उत्तर प्रदेश में हम 6 नोड में उसका विकास कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 12,500 एकड़ लैंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट में उपलब्ध करवाया है। और इसके अलावा हम लोगों ने इस बात को भी सुनिश्चित किया। तो भारत की नई ताकत, नई शक्ति ये डिफेंस कॉरिडोर होंगे और साफ तौर पे आत्मनिर्भर भारत की जो ताकत उभर कर सामने आई है वैश्विक मंचों पर, वो ही दुनिया का केंद्र भारत को बनाती है। और आइए अब बात कर लेते हैं देश के अंदर चल रही राजनीति की, वो राजनीति जिसमें वोटों के अधिकार की तो बात हो रही है, लेकिन उस राजनीति के पीछे मकसद है घुसपैठियों को बचाकर अपनी कुर्सी बचाना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालकोट की प्राचीर से साफ और स्पष्ट शब्दों में कह चुके हैं कि देश में अब अवैध घुसपैठिए बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बिहार की बदलती डेमोग्राफी पर सख्ती होगी, निगरानी होगी, कार्रवाई होगी। लेकिन जरा देखिए कि जैसे ही अवैध घुसपैठियों की बात हुई, पूरा महागठबंधन सड़क पर उतर आया और नाम दिया गया वोट अधिकार यात्रा का। लेकिन असल में ये वोट अधिकार यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा या घुसपैठियों के सहारे खुद की कुर्सी बचाओ यात्रा अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस वोट अधिकार यात्रा में शामिल हुए। सासाराम से शुरू हुई ये यात्रा आरा में आकर खत्म होती है और आखिरी दिन अखिलेश यादव यानी राहुल, तेजस्वी और अखिलेश की ये तिकड़ी साफ तौर पर यह कह रही है कि SIR यानी वोट चोरी का हथियार है। लेकिन सवाल यह है कि ये यात्रा जिसे लेकर ये कहा जा रहा है कि ये लोकतंत्र को बचाने की वोट अधिकार यात्रा है, तो क्या वाकई ये लोकतंत्र को बचाने की यात्रा है या फिर घुसपैठिए बचाओ यात्रा है? क्योंकि SIR के माध्यम से वो चेहरे बेनकाब हो रहे हैं जो देश पर भारी हैं, जो बिहार पर भारी हैं, जो बिहार की अस्मिता पर भारी है। ऐसे में ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर घुसपैठिया बचाओ ये यात्रा, क्या इसे माना जाए कि भारत से गद्दारी और घुसपैठियों से यारी, और यही है वोट अधिकार यात्रा की तैयारी? आइए ये खास रिपोर्ट आपके लिए। मैंने लाल किले से एक और खतरे की बात की है और ये खतरा बिहार पर भी है। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है।
बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री मोदी का साफ संदेश है, देश में अवैध घुसपैठिए नहीं रहेंगे। बिहार की बदलती डेमोग्राफी पर सख्ती से निगरानी की जाएगी और इसी कदम का विरोध करने पर बिहार की सड़कों पर उतर गया है पूरा विपक्ष। महागठबंधन ने घुसपैठियों को बचाने के लिए वोट अधिकार यात्रा निकाली है, जिसका आज अंतिम दिन है। लेकिन इस यात्रा में ज्यादा चर्चे उनके नेताओं की जुबानी और कार्यकर्ताओं की करतूतों की हो रही है। लेकिन हम इनकी करतूतों की बात करें उससे पहले इन 3 नेताओं के बयानों पर नजर डालते हैं। चोरी दिखाई है। आने वाले समय में आप देखना कहाँ की चोरी हम इस देश को दिखाने वाले हैं। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकारों का हनन किया है। जो अधिकार हमारे हैं वोट डालने के, मुझे खुशी है इस बात की कि बिहार की जनता ने, राहुल गांधी जी ने और तेजस्वी जी ने यात्रा निकाल कर चुनाव आयोग की एसआईआर कराने का काम किया है। लेकिन इस यात्रा ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन अगर किसी का किया है तो चुनाव आयोग का ही हुआ है। और चुनाव आयोग जो चुनाव आयोग की जो जिम्मेदारी बनती है, यूपी में भी देखा, बिहार के लिए एसआईआर लेकर के आए। सही मायने में यहाँ की जनता एसआईआर करने वाली है चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग जुगाड़ आयोग बन गया है। इस पार्टी में रेपिस्ट भरे हुए हैं, उस पार्टी में भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं, अपराधी भरे हुए हैं भाजपा और एनडीए में। उन लोगों को जब अपराधियों के लिए नए नए कानून बनाए जाते हैं कि जेल से बाहर आ जाए, तो आप समझ सकते हैं यही काम ना करेगा उन लोगों के चरित्र को देश की जनता जानती है। बिहार की धरती पर एक तरफ महागठबंधन मतदाता अधिकार यात्रा का ढोंग रच रहा है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव वोट बैंक की राजनीति के नाम पर एकजुट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन असलियत ये है कि तथाकथित नेताओं ने देश की जनता, संविधान का और प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान किया है। सोचिए, चुनाव आते ही ये नेता मंदिरों के चक्कर काटने लगते हैं, मां जानकी की धरती पर वोट मांगते हैं। लेकिन इन्हीं के कार्यकर्ताओं के वीडियो सामने आते हैं जहां वे प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय माता जी को गाली दे रहे हैं। जिस राहुल गांधी ने राम मंदिर का विरोध किया और राम के होने का सबूत मांगा था, आज वही सत्ता के लालच में इतना गिर गए हैं कि माता जानकी के मंदिर जाने का ढोंग रच रहे हैं। क्या यही है महागठबंधन की संस्कृति? क्या यही है राहुल, तेजस्वी और अखिलेश की राजनीति? जिस बिहार को ये लुभाना चाहते हैं, उसी बिहार की अस्मिता को बार बार चोट पहुंचाई जा रही है। आपको याद दिला दें, यही कांग्रेस पंजाब चुनाव में बिहारियों का मजाक उड़ाती रही है। 2022 का वह वायरल वीडियो जब पंजाब के तत्कालीन सीएम के साथ प्रियंका गांधी मंच पर हंस रही थी और बिहारियों का अपमान किया जा रहा था। क्या आज वही कांग्रेस और उसके सहयोगी बिहार की जनता का विश्वास जीत पाएंगे? राहुल गांधी का बिहार में कोई औकात नहीं है कांग्रेस पार्टी का। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बिहार में राजद के पिछलग्गू दल हैं, जंगल राज के सपोर्टर हैं। ये लोग क्या बोलेंगे? राहुल गांधी को कौन सीरियसली ले रहा है? खाली पत्रकार आप लोग ले रहे हैं क्योंकि वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, इसलिए आप लोग राहुल गांधी कर रहे हैं। अभी घूम रहे हो बिहार में, जरा चलिए तो कोई कहीं असर है? कोई देख रहा है कौन है राहुल गांधी? राहुल गांधी पूरा महागठबंधन जितनी ताकत लगाकर उनके सभा में भीड़ लाता है, भीड़ से ज़्यादा झंडा दिखाता है, उतना हम लोग गांव में सभा करते हैं तो उससे ज़्यादा लोग आ रहे हैं।
महागठबंधन की मतदाता अधिकार यात्रा असल में वोट बैंक की यात्रा है। ये न लोकतंत्र के रक्षक हैं, न ही संविधान के। कभी तिरंगा पैरों तले रौंदते विपक्ष के कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देते कांग्रेस के नेता, और माता जानकी की धरती से बिहार की संस्कृति पर हमला ये सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि भारत माता, सीता माता और बिहारी अस्मिता पर सीधा हमला है। बिहार की जनता तय करेगी क्या वो अपनी आस्था, अपनी संस्कृति और अपने आत्मसम्मान का सौदा करेगी या फिर नहीं। तो तय अब बिहार की जनता को करना है कि वो बिहारी प्राइड के साथ है फिर ये घुसपैठियों के लिए निकाली जाने वाली वोट अधिकार यात्रा में मौजूद चेहरों के साथ। चलिए अब क्योंकि हम जनवरी के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, यानी वक्त आज के गुड न्यूज का है और हमेशा की तरह वायदा निभाते हुए 10 दिनों तक हमको, क्योंकि आपको गणपति के दर्शन करवाने हैं, गणपति महोत्सव चल रहा है, तो आज आपको महाराष्ट्र के पुणे लिए चलते हैं। गुड न्यूज में बात आज श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति की करते हैं। दगड़ूशेठ गणपति मंदिर पुणे की धार्मिक और पौराणिक धरोहरों का महत्वपूर्ण केंद्र है। ये माना जाता है कि गणपति स्वयं बाधाओं और संकटों को दूर करने वाले हैं और इस मंदिर में उनकी मूर्ति भक्तों के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार हलवाई दगड़ूशेठ ने अपने पुत्र के अकस्मात निधन के बाद परिवार की शांति और कल्याण के लिए इस गणपति की स्थापना की थी। दरअसल 1896 में प्लेग महामारी फैली थी और उस दौरान ही इन्होंने अपना पुत्र खो दिया था। उसके बाद उन्होंने परिवार में शांति और कल्याण के लिए इस मंदिर की स्थापना की। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस स्थान पर गणेश जी की आराधना से न केवल व्यक्तिगत संकट दूर होते हैं बल्कि समाज में समृद्धि और एकता भी आती है। मंदिर के इतिहास में यह भी उल्लेख है कि गणेशोत्सव के समय यहाँ होने वाली आरती और हवन से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और भक्तों के जीवन में सुख शांति आती है। इसे सनातनी परंपरा के अनुसार विघ्नहर्ता और कल्याणकर्ता के रूप में पूजा जाता है और यही कारण है कि दगड़ूशेठ गणपति आज भी पुणे वासियों के लिए श्रद्धा, भक्ति और सामाजिक जागरूकता का केंद्र है। पुणे का मशहूर दगड़ूशेठ हलवाई गणपति केवल भक्ति का केंद्र नहीं बल्कि स्वतंत्रता और सामाजिक एकता का भी प्रतीक रहा है। अपने पुत्र की अकस्मात मृत्यु के बाद दगड़ूशेठ हलवाई और उनकी पत्नी ने गणपति मूर्ति की स्थापना की। शुरू में केवल उनके निजी पूजा घर तक सीमित था, लेकिन उसी समय दर्शन के लिए आए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे एक बड़ा सामाजिक पर्व बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि क्यों ना इस गणेश पूजा को एकजुटता का पर्व बनाया जाए, जहां हर जयकारे में स्वतंत्रता की गूंज सुनाई दे और यहीं से जन्म हुआ सार्वजनिक गणेश उत्सव का। तो चलिए इस गणेश उत्सव में भी हम आपको सीधे पुणे लिए चलते हैं और जहां पर मौजूद है मेरे सहयोगी विजय रणदिवे, जो खास तौर पर आपको आज दगड़ूशेठ गणपति का दर्शन करवाने वाले हैं। विजय, आपके पास आ रही हूं। तस्वीरें सबसे पहले हमारे दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि हमारा ये वायदा है कि पूरे 10 दिनों तक हम अलग अलग जगहों से और खास तौर से महाराष्ट्र में जहां पर इसकी रौनक ही अलग होती है, वहां से हम बप्पा का दर्शन अपने दर्शकों को जनमत के मंच से कराएंगे। तो आज दगड़ूशेठ के दर्शन आपकी नजरों से। ओवर टू यू विजय। आज सुबह से ही जो शनिवार है इसके कारण यहाँ पे जो भक्त लोग आ गए हैं, पूरा तरह से यहाँ पे जो मंगलमय वातावरण हो गया है। तो मंगलमय वातावरण के कारण यहाँ के जो भक्त लोग हैं उनकी जो मनोकामना है यहाँ पे पूरी करने के लिए यहाँ पे जमा हो गया है, इकट्ठा हो गए। बहुत सारी भीड़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से सुबह से ही यहाँ पे लोगों की भीड़ लगी हुई है और आप गणपति बप्पा मोरिया का नाम यहाँ के लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे पूरे शहर में पूरी तरह से मंगलमय वातावरण, भक्तिमय वातावरण पूरी तरह से हो गया है। और सुबह से ही हर जगह पे अपने अपने घरों में भी जो भी मंगल कामना है, जो भी मूर्ति की स्थापना है, उसके ऊपर अच्छी तरह से जो भी मंगल कामना है, जो उत्सुक यहाँ के पुणे के लोग यहाँ पे कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो मेरे पीछे दगड़ूशेठ हलवाई गणपति है, वहाँ का जो माहौल है पूरी तरह से जो भक्तिमय माहौल हो गया है। और इस तरह से देख रहे हैं कि जो दगड़ूशेठ के आसपास के जो गणपति बप्पा के जो मंडल है, उस मंडल में भी जो भक्तिमय वातावरण पूरी तरह से
हो गया है। पुणे में से लोग आ रहे हैं, फिर भी जो लोग ज्यादातर के पूरे महाराष्ट्र से यहाँ पे आते हैं, फॉरेन लोग भी आए हैं, विदेशी लोग भी आए हैं यहाँ पे, और पूरे भारत भर से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। पूरी तरह से भक्तिमय वातावरण, मंगलमय वातावरण यहाँ पे हो गया है। और जो तो होता है क्योंकि और ये जो वक्त होता है, कहा जाता है एक विशेष आरती यहाँ पर होती है जिसमें शामिल होने से, जिसमें सहभागिता दर्ज कराने से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अगर संभव हो सके तो क्या अपने पीछे का नजारा आप दिखा सकते हैं, अगर संभव हो सके तो? हाँ, दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से जो पूरी तरह से जो भक्तिमय वातावरण से ये जो मनोकामना करने के लिए पूरे महाराष्ट्र से यहाँ पे लोग आए हुए, देख रहे हैं कि किस तरह से जो भक्ति भाव मंगलमय वातावरण से यहाँ से जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं और किस तरह से अपनी जो मनोकामना है, मनोकामना पूरी तरह से पूरी कर रहे हैं। और गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मोरया, किस तरह से लोग कर रहे हैं देखिए आप। और जो पुणे की जो भक्तिभाव वातावरण से बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि क्या बच्चे क्या बूढ़े, सबके चेहरे पर रौनक है और सबके दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही है, गणपति बप्पा मोरया। बहुत बहुत धन्यवाद विजय हमारे साथ पुणे से जुड़ने के लिए और पुणे से ये तस्वीरें डगरू शेठ गणपति महाराज का दर्शन हमारे दर्शकों को कराने के लिए।